नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। उत्तराखंड में होने वाली इन्वेस्टर्स समिति को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि कई शहरों के साथ विदेशों में भी उद्योगपतियों से मुलाकात की गई है और जिसके दौरान उद्योगपतियों के साथ एमओयू साइन हो रहे हैं। उत्तराखंड में उद्योगपति उत्तराखंड को लेकर दिलचस्पी दिखा रहे हैं। त्रिवेंद्र सरकार में हुए इन्वेस्टर्स समिट के दौरान जिन उद्योगपतियों के द्वारा एमओयू किए गए थे और उन्होंने उद्योग लगाए नहीं है, उनसे भी संपर्क किया जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर अब प्रदेश सरकार की कोशिश है, क्योंकि देश के 77 शहरों में उत्तराखंड से कनेक्टिविटी है और जिसको बढ़ाए जाने को लेकर अब प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही जब वो दुबई दौरे पर थे तो दुबई से भी कई लोगों के द्वारा सुझाव दिए गए कि उत्तराखंड के लिए सीधी फ्लाइट यदि हो तो उद्योगपतियों को सहूलियत मिलेगी और इसीलिए सरकार की कोशिश है कि देश भर के शहरों के साथ विदेश से भी सीधे फ्लाइट उत्तराखंड पहुंचे। मैं मुख्य सेवक सदन में आप सभी का मैं अपनी ओर से स्वागत करता हूं। सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लोग शॉर्ट नोटिस पर यहां पर पहुंचे हैं। बहुत सारे लोग पहले इसमें आ गए होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो पहली बार आज यहां आए हैं, मैं उनका विशेष रूप से इस सदन में हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद। जैसा अभी मीनाक्षी जी ने बताया कि जमरानी बांध परियोजना, जिसको 2 दिन पहले भारत सरकार की कैबिनेट कमेटी ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है, निश्चित रूप से ये परियोजना बहुत लंबे समय से लंबित थी और लंबे समय से पूरे क्षेत्रवासियों को, तराई भावर के लोगों को और तराई भावर के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे जिलों को इस योजना के स्वीकृत हो जाने से बहुत लाभ मिलने वाला है। जहां तराई भावर की हल्द्वानी, नैनीताल और उधम सिंह नगर के अलावा उत्तर प्रदेश के रामपुर समेत अनेकों जिलों को पेयजल और सिंचाई, इसके जो कमी है वो कमी समाप्त होगी, पूरी होगी। और ये योजना 1975 से अपनी स्वीकृति की इंतजार कर रही थी, स्वीकृति का लगातार प्रतीक्षा थी इसकी। और ये काम पिछले काफ़ी समय से हम लोग सभी लोग प्रयासरत थे। मैंने भी समय समय पर इसके लिए भारत सरकार में, जल शक्ति मंत्रालय में और माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में, और अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो पिथौरागढ़ का प्रवास हुआ, उस प्रवास के दौरान भी मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि इस तराई भावर की इस महत्वपूर्ण योजना को स्वीकृति प्रदान हो जाएगी तो निश्चित रूप से जो यहाँ की समस्या पेयजल और सिंचाई की है वो समाप्त होगी। प्रस्तावित थी और अपनी स्वीकृति का इंतजार कर रही थी, वह भी, उसको भी स्वीकृति नहीं मिल रही थी। लखवाड़ योजना को भी उन्होंने 2 दिसंबर को उनका देहरादून में आना हुआ था और 30 दिसंबर को उसका भी शिलान्यास हो गया। तो एक बड़ी योजना हमको लखवाड़ भी मिली थी और लखवाड़ योजना उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा को इसके पानी का लाभ मिलने वाला है और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री गणों के साथ उसकी अंतिम मंजूरी भी हो चुकी है। और इस योजना के तहत उत्तराखंड देहरादून के लखवाड़ गांव के पास यमुना नदी पर 204 मीटर ऊंचा कंक्रीट का बांध बनेगा और बांध की जो संग्रहण क्षमता है वो 330.66 MCM होगी। इससे 33,780 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। इसके साथ ही इससे यमुना बेसिन क्षेत्र वाले राज्यों में घरेलू तथा औद्योगिक इस्तेमाल और पीने के लिए 78.83 MCM पानी उपलब्ध होगा। इस प्रोजेक्ट में जो संग्रहित जल है उसका बंटवारा यमुना के बेसिन क्षेत्र वाले 6 राज्यों के बीच, जो 12 मई 1994 को समझौता किया गया था,
उसी समझौते के अनुरूप इसके जल का बंटवारा भी होगा और इस योजना में जो विद्युत उत्पादन होगा वो उस पर केवल उत्तराखंड का हक होगा, यानी कि बिजली पूरी तरह से उत्तराखंड की होगी और पानी का जो बंटवारा है सभी राज्यों के अनुसार जो 1994 का समझौता है उसके अनुरूप होगा। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत हृदय से उनका धन्यवाद करता हूं कि बहुत लंबे समय से निर्माणाधीन और स्वीकृति जिनको नहीं मिल पा रही थी उन सभी को स्वीकृति मिली है। इधर 8 और 9 दिसंबर को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को देखते हुए राजधानी की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने नवंबर तक की डेडलाइन तय कर दी है। इन्वेस्टर समिट में देश विदेश से आने वाले मेहमानों के लिए राजधानी की सड़कों को हालत सुधारने के लिए तेजी से काम भी किया जा रहा है। सचिव पीडब्ल्यूडी पंकज पांडे का कहना है कि इन्वेस्टर समिट को देखते हुए राजधानी की उन सड़कों को ठीक करने का काम किया जा रहा है जो एयरपोर्ट से लेकर मेहमानों के रुकने वाले होटल तक बनी हुई है और जो सड़कें पीडब्ल्यूडी विभाग के अधीन आती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राजधानी की सड़कों का वो निरीक्षण कर चुके हैं, जहां जरूरत है सड़कों को ठीक करने का काम किया जा रहा है और उन्हें उम्मीद है कि नवंबर के तीसरे सप्ताह तक सभी सड़कों को ठीक कर लिया जाएगा। इन्वेस्टर समिट के लिए हम लोग जो पूरे एयरपोर्ट से लेके रेलवे स्टेशन से लेके और आईएसबीटी से लेके जितनी भी सड़कें आ रही हैं, हमारा जो वेन्यू है एफआरआई का, उस सारी सड़कें पे दुरुस्त की जा रही हैं। लगभग सब पे काम चल रहा है। जो एनएच की सड़कें उसको एनएच कर रहा है। एनएचएआई से भी हम लोग को एक बड़ा बजट सैंक्शन किया गया है जिस पे काम हम लोग कर रहे हैं। बाकी इस शहर की जो महत्वपूर्ण जो सड़कें हैं, जो इम्पोर्टेंट होटल की जो सड़कें हैं, वो सब हम लोग टेकअप कर रहे हैं कि जो बाहर से मेहमान आएंगे इन्वेस्टर समिट के लिए, जो बिजनेसमैन आएंगे, जो अधिकारी और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी संभावित है आगमन, तो उसके दृष्टिगत हम लोग जितनी भी सड़कें हैं, मेरे द्वारा स्वयं भी सारी सड़कों का एक बार निरीक्षण किया गया था और इस पे काम चालू कर लिया गया है। सारी सड़कें सैंक्शन कर दी गई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये काम हम लोग 3rd वीक तक, मतलब 25 नवंबर की डेडलाइन है इसके लिए, तो इन्वेस्टर समिट का जो जितने काम है वो 25 नवंबर तक कंप्लीट कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में मांग है। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तुरंगचुग ने मुख्यमंत्री से 1 नवंबर से 28 नवंबर के बीच 5 दिन प्रचार का समय मांगा है। मुख्यमंत्री तीनों राज्यों में स्टार प्रचारक की भूमिका में होंगे। वो वहां चुनावी जनसभाएं करेंगे। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में भाजपा ने उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव 2022 में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की थी। उनके नेतृत्व में उत्तराखंड के बागेश्वर में हुए उपचुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज की। अब सीएम धामी के चेहरे की डिमांड राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव प्रचार में बढ़ गई है। पार्टी उन्हें स्टार प्रचारक के रूप में मैदान में उतारने जा रही है और चुनाव घोषित होने से पहले भी धामी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में रोड शो और चुनावी रैलियां की थी। भाजपा का दावा है कि इन रैलियों में स्थानीय लोगों में आकर्षण दिखाई दिया और उनके कार्यक्रमों में भीड़ जुटी। भाजपा धामी सरकार में लिए गए बड़े फैसलों को इसकी वजह बता रही है। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वर्गाश्रम यमकेश्वर पौड़ी में द बीटल्स एंड द गंगा फेस्टिवल 2023 का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने पौड़ी के लिए 422.44 लाख की 3 योजनाओं का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने द बीटल्स एंड द गंगा फेस्टिवल में 3 योजनाओं का लोकार्पण किया है, जिसमें 224 लाख की लागत से स्वर्गाश्रम के जानकी सेतु से परमार्थ निकेतन तक आस्था पथ निर्माण कार्य, 48.3 लाख की लागत से गंगा पद यात्रा के अंतर्गत 4 धाम पौराणिक हरिद्वार बद्रीनाथ पैदल मार्ग के विभिन्न स्थानों पर रेलिंग कार्य और 150.41 लाख की लागत से क्षतिग्रस्त वेद निकेतन घाट का मरम्मत कार्य शामिल है। सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के तौर पर आगे बढ़ रहा है। द बीटल्स एंड द गंगा फेस्टिवल का आयोजन भारतीय संस्कृति के विभिन्न घटकों, योग, शास्त्रीय संगीत, नृत्य कला, प्रतिष्ठित परंपराओं आदि को उत्सव के रूप में मनाने का एक प्रयास है। स्थानीय सभ्यता एवं परंपराओं को विश्व में प्रदर्शित करने की भी एक पहल है। फेस्टिवल के माध्यम से उत्तराखंड को एक नई ऊर्जा मिलेगी और अपनी लोक संस्कृति को वैश्विक स्तर पर हम फैला सकेंगे।
तो द बीटल्स एंड गंगा फेस्टिवल को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका शुभारंभ किया है। साथ ही साथ पुष्कर सिंह धामी का मानना है कि इस फेस्टिवल के माध्यम से उत्तराखंड को एक नई ऊर्जा मिल जाएगी और अपनी लोक संस्कृति को वैश्विक स्तर पर जिस तरह से फैलाया जा सकता है, अपनी संस्कृति को जिस तरह से विदेशों में भी दिखाया जा सकता है, उसको फैलाने का काम किया जा रहा है। इधर उत्तराखंड के जॉलीग्रांट अस्पताल में पिछले 2 दिनों से भर्ती पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को शुक्रवार को छुट्टी दे दी गई। हरीश रावत ने रात में सोशल मीडिया पर कहा कि चिकित्सकों ने अस्पताल में उनकी सभी प्रकार की जांचें की हैं और अब वो यहां से छुट्टी लेकर जा रहे हैं। उन्होंने उपचार करने वाले सभी चिकित्सकों और अस्पताल को संचालित करने वाली संस्था के अध्यक्ष विजय धस्माना का भी आभार व्यक्त किया और कहा कि उन्होंने उन्हें शारीरिक चिकित्सा के साथ साथ अपनत्व की मानसिक चिकित्सा भी दी है, जिसे वो हमेशा याद रखेंगे। हल्द्वानी से काशीपुर जाते समय मंगलवार मध्यरात्रि को हरीश रावत की कार सड़क के बीच बने डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और जिसमें उन्हें कुछ झटके लगे थे। हादसे के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। बाद में देहरादून में उनकी गर्दन और कमर में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें जॉलीग्रांट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें 20 दिन के पूर्ण आराम की सलाह दी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शुक्रवार को नई दिल्ली से लौटते ही सीधे जॉलीग्रांट अस्पताल पहुंचे और रावत से मिलकर उनका कुशल क्षेम पूछा। उन्होंने रावत के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की और इस बारे में हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड के दौरे पर आए हुए देश के महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मेरे स्वास्थ्य की प्रोग्रेस के रूप में पूछताछ की और मेरे शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की और राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अस्पताल पहुंचकर मेरे स्वास्थ्य की जानकारी ली एवं मेरे शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करके आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इधर उत्तराखंड में रानीखेत से बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल का नाम उद्यान घोटाले में आने के बाद राज्य की राजनीति में घमासान सा मचा हुआ है। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर अब बीजेपी विधायक के घपले की जांच सीबीआई करेगी। हाईकोर्ट ने पूरे घोटाले की सीबीआई जांच का आदेश दिया है और आदेश की कॉपी में ही प्रमोद नैनवाल के नाम का जिक्र किया है। घोटाले में विधायक प्रमोद नैनवाल और उनके नाम आने पर उत्तराखंड में सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस ने विधायक और सरकार की नीयत पर सवाल उठाया है। वहीं बीजेपी ने भी अपने विधायक से जवाब तलब किया है। अपना नाम इस घोटाले में आने के बाद प्रमोद नैनवाल ने अपना पक्ष मीडिया के सामने रखा। विधायक का कहना है कि उद्यान विभाग की एक योजना के अनुसार सेब के पेड़ों में 50% की सब्सिडी सरकार की ओर से दी गई थी और जिसके आधार पर उनके भाई सतीश नैनवाल ने 2400 पेड़ लगाए थे। हालांकि जिस याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में शिकायत की, उनके अनुसार विधायक के पास तो इतनी जमीन है ही नहीं और जिसमें इतनी संख्या में पेड़ लगाए जा सकते हैं। विधायक प्रमोद नैनवाल ने इस आरोप को निराधार बताते हुए कहा कि ये आरोप एक षड्यंत्र के तहत उनकी छवि को धूमिल करने के लिए लगाए गए हैं। जिन पेड़ों की बात याचिकाकर्ता ने की है वो उनके नहीं बल्कि उनके भाई सतीश नैनवाल द्वारा लिए गए हैं और उनका नाम इस पूरे प्रकरण में बेवजह लिया जा रहा है। उन्हें इस पूरे मामले में जांच होने से कोई शिकायत नहीं है। अगर किसी को उनकी संलिप्तता इस मामले में लगती है तो इसकी पारदर्शी जांच करवा ली जाए। इधर पुरोला के विधायक दुर्गेश्वरी लाल ने पूर्व हॉर्टिकल्चर निदेशक हरविंदर बावेजा के मामले में ये कहा है कि वो अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त था और उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री ने अधिकारी को शिकायत मिलने पर तुरंत निलंबित कर दिया। बागवानी का क्षेत्र विकास का एक अहम क्षेत्र है और आने वाले समय में ये आय का एक बहुत बड़ा स्रोत बन सकता है, लेकिन कुछ लोगों की मिलीभगत के कारण प्रदेश में हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में ऐसा नहीं हो पा रहा था। लगातार शिकायतें मिल रही थी कि उनकी विधानसभा की एक नर्सरी में गलत तरीके से पौधे लगाए जा रहे हैं। जब उन्होंने मौके पर जाकर देखा तो असलियत सबके सामने आई। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को कि जिन्होंने एक बिल्कुल उनकी जो इच्छा है कि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, तो भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए सबसे पहले ये इतना बड़े अजगर को जो पकड़ा है, जिसको जो है निलंबित भी किया है और उसके बाद उनकी जो है जांच भी की और जांच के साथ साथ आज जो है उनकी सीबीआई जांच के भी आदेश हो गए
मैं माननीय न्यायालय का भी धन्यवाद करता हूं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में इसको लेकर उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारियां पुख्ता करना चालू कर दिया है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी षणमुगम ने बताया है कि अगले महीने 9 नवंबर तक जिन भी व्यक्ति को अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाना या हटवाना हो, उसमें किसी भी तरह का सुधार करवाना हो, उसके लिए निर्वाचन आयोग प्रविष्टियां लेगा। निर्वाचन आयोग 26 दिसंबर तक उन प्रविष्टियों पर विचार करके मतदाता सूची में संशोधन करेगा और उसके साथ ही उन्होंने राज्य में कल मतदाताओं की सूची भी जारी की। वर्तमान सूची के हिसाब से राज्य में अभी कुल 81,45,501 मतदाता हैं और जिसमें कि 42,18,089 पुरुष मतदाता और 39,25,143 महिला मतदाता हैं, जबकि 269 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं और इस वर्ष अब तक का 1,01,507 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जा चुके हैं, जबकि 1,25,574 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए भी जा चुके हैं। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि राज्य में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 11,647 से बढ़ाकर 11,729 कर दी गई है और जिससे कि आने वाले चुनाव में मतदान केंद्र पर जाने वाले मतदाताओं को आसानी होगी। हमारे पास जेंडर रेशियो है, हमारे सेंसस में जेंडर रेशियो पूरा स्टेट का है 967। हमारा इलेक्टोरल रोल में 931 है इलेक्टोरल रोल का। पिछले रिवीजन पीरियड तक हमारा 928 था, अभी हमारा इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट आए 931 है। इलेक्टोरल ईपी रेशियो, इलेक्टोरल पॉपुलेशन रेशियो है हमारा स्टेट का टोटल है 69.10। इनमें से कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है वो स्टेट एवरेज से कम है। इनमें उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर वो कुछ परसेंटेज डिस्ट्रिक्ट स्टेट एवरेज से कम है। कुछ 8 जनपद है वो स्टेट एवरेज से ज़्यादा है, जैसे कि चमोली, रुद्रप्रयाग, टेहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, ये स्टेट एवरेज से ईपी रेशियो ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय हो चुकी है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। वहीं सीएम धामी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है और 496 वर्षों बाद भारत का स्वर्णिम अध्याय एक बार फिर से प्रारंभ होगा। और इसी के साथ देवभूमि की ओर से सीएम धामी ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया और राम भक्तों को बधाई दी। वहीं अब अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर उत्तराखंड में भी राजनीति शुरू हो गई है। राम मंदिर निर्माण को लेकर कांग्रेस का कहना है कि ये सपना स्वर्गीय राजीव गांधी ने देखा था और बंद दरवाजों को खुलवाकर रामलला को गर्भगृह में विराजित किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक और स्वर्णिम अध्याय भारत के इतिहास में जुड़ने जा रहा है कि 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम अपनी जन्मभूमि पर विराजेंगे और 496 वर्षों बाद भारत का स्वर्णिम अध्याय फिर से प्रारंभ होगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं देवभूमि की तरफ से और साथ ही सभी राम भक्तों को भी बधाई देना चाहता हूं कि उनका लंबा जो वर्षों का प्रतीक्षा थी वो समाप्त हो रही है और प्रभु राम जल्दी ही हमारे बीच में आ रहे हैं। देखिए, रामलला का दिव्य भव्य मंदिर जो है लोकार्पित होने जा रहा है, ये पूरे देश के लिए और तमाम सनातन प्रेमियों के लिए खुशी की बात है। और मुझे लगता है स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने जो सपना देखा था, उन्होंने रामलला के बंद दरवाजों को खुलवाने का काम किया था, वहां पर जो है गर्भगृह में रामलला को विराजित करने का काम किया था। उसके बाद ये मामला विवाद में आ गया और जो है ये न्यायालय के संज्ञान में चला गया था। और उसी बार स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था, पूरे देश के जो है बुद्धिजीवी वर्ग ने कहा था कि न्यायालय जो भी फैसला देगा उसका पालन सभी करेंगे। और अंतोगत्वा आप देखिए, इस पर बहुत ज्यादा राजनीति भी हुई, लेकिन अंतोगत्वा माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को पूरे देश ने सिरोधार्य किया और अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वहां पर दिव्य भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, जो हम सभी के लिए गर्व की बात है। बिल्कुल, जय श्री राम के
उद्घोष के साथ हमने पूरी हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा है। भगवान राम सभी के हैं, आदि पुरुष हैं। साथ में जिस प्रकार से इतने वर्षों से जो निर्माण कार्य रुका हुआ था, वो हमने अपने उसमें दृष्टि पत्र में भी स्पष्ट कहा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, और राम मंदिर हमने वो पूरा भी किया। वो वादा जो जनता से किया था वो पूरा किया। आज राम मंदिर जो है निर्माण भव्य तरीके से हो रहा है, और सब लोग, पूरे भारतवर्ष के लोग जो अपने आस्था के प्रतीक है प्रभु राम के जो है उसके दिव्य दरबार में जाएंगे और जरूर उसमें आशीर्वाद लेंगे। ये हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी शुभ सूचना है। चलिए, उत्तराखंड बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।